तो बानो मुश्ताक के खिलाफ अचानक से प्रोटेस्ट क्यों होने लगा और जो लोग बानो मुश्ताक को नहीं जानते हैं एक्चुअली वो फर्स्ट फीमेल ऑफ द इंडिया हैं जो बुकर प्राइज जीती हैं। मतलब उन्होंने दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया और बुकर प्राइज में उनकी बहुत ही जो जेंडर इनइक्वलिटी के ऊपर स्टोरीज हैं उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है उनकी किताब में मेहरून की, जिसके जो हस्बैंड हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, उसके बच्चे होते हैं और बच्चों के चक्कर में पहले वो सुसाइड करना चाहती है और बाद में फिर उसके बच्चे उसको बोलते हैं कि आप हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करो। दैट टाइम वो उन बच्चों के लिए सुसाइड नहीं करती। बहुत ही इस टाइप की कहानियाँ हैं उस किताब के अंदर और इस किताब का नाम है हार्ट एंड लैम्प। तो हार्ट लैम्प की जो किताब है इस बानो मुश्ताक ने लिखी थी। बानो मुश्ताक जब इतनी बड़ी राइटर हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, बुकर प्राइज़ जीती हैं और इंडिया की पहली ऐसी फीमेल हैं जिनको बुकर प्राइज़ मिलता है। उसके बाद भी उनके खिलाफ कर्नाटका में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो कहानी है सीधी-सीधी, क्योंकि बानो मुश्ताक एक मुसलमान हैं और उनको इन्विटेशन दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जो वहाँ का मंदिर है चामुंडेश्वरी टेम्पल, जिसमें दशहरा का जो इनॉग्रेशन होता है, जो रिबन कटना है दशहरा के प्रोग्राम में, जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है, उसमें उनको इन्विटेशन दिया गया और ये एक अच्छा जेस्चर भी था फीमेल रोल मॉडल्स के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जो दुनिया भर में अपना नाम कर रहे हैं, उन लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरीके की चीज़ों पर आगे लाना चाहिए। बट क्योंकि मामला हिंदू और मुस्लिम वाला था, क्योंकि मामला रिलीजियस एंगल का था, तो ऐसे में आपको उम्मीद होनी चाहिए कि कोई भी इतना हमारे यहाँ सक्षम नहीं है, इधर दोनों ग्रुप में, कि वो इसको प्रोटेस्ट को ना करे। तो हुआ क्या कि मामला भड़क गया, हिंदू-मुस्लिम प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और उसमें जो लोकल उनके एमपी थे प्रताप सिम्हा, कर्नाटका में बीजेपी के एमपी रह चुके हैं, तो उन्होंने इसको लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट किया, बाद में सर हाई कोर्ट गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पॉन्स किया है दैट वाज़ ट्रेमेंडस, दैट वाज़ ऑसम, कि सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करने का मन होता है कि ऐसे ही रिस्पॉन्स आने चाहिए। और अपार्ट ऑफ द रिलीजन ये बात हमें अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि जो लोग भी दुनिया में, देश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमें उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मामला ये हुआ कि भई ये लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और एक और लेडी हैं जो भानु मुश्ताक हैं, उन्होंने ये पूरी किताब जो लिखी है वो कन्नड़ में लिखी है, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा भष्टी ने। दीपा भष्टी भी इंडिया से ही है। तो इन दोनों फीमेल को इसका कंट्रीब्यूशन जाता है कि जिन्होंने पूरी दुनिया के कैनवस पर बुकर प्राइज़ में अपना नाम रोशन किया। तो अगर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करती, तो क्योंकि बुकर में इंग्लिश की ही किताबें इंग्लिश लैंग्वेज की जाती हैं, तो शायद ये किताब को बुकर प्राइज़ नहीं मिलता। खैर पिक्चर में वापस आते हैं। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब बनने वाले हैं, उन्होंने इसको बहुत ही कंडेम किया। आर्गुमेंट ये था, सीधा-सा आर्गुमेंट है कि भई ये रिलीजियस एक्टिविटी है, तो आप किसी मुस्लिम को आप उसका चीफ जो गेस्ट है वो कैसे बना सकते हो? सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस विक्रम नाथ जी हैं और संदीप मेहता जी हैं, इन्होंने इस हियरिंग को सुना और बहुत अच्छे से इसको समझाया। तो अपोज़िशन के जो हमारे लॉयर साहब थे सुरेश जी, उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि ये तो रिलीजियस एक्टिविटी है। तो इस रिलीजियस एक्टिविटी में आप किसी मुस्लिम को कैसे ला सकते हो? वहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स दिया, पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भई ये रिलीजियस एक्टिविटी तो है, बट ये कौन कंडक्ट करा रहा है? ये स्टेट कंडक्ट करा रहा है और स्टेट जो है वो सेकुलर होता है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। तो जब स्टेट का कोई धर्म ही नहीं होता, तो व्हाई यू कैन से दिस इज़ द रिलीजियस एक्टिविटी? ये रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। हाँ, ये पर्सनल इवेंट अगर होता, आपका अपना इवेंट होता, आप धार्मिक बंदे हैं, तो हम मान सकते थे कि ये रिलीजियस एक्टिविटी है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑलरेडी प्रीवियस एक कोर्ट का केस था, उसको भी कोट किया कि भाई 1994 में एम इस्माइल फारूकी का जो केस था, उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया था कि सेकुलरिज्म और रिलीजन, इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा। बहुत सारे इवेंट हम सेकुलरिज्म को बढ़ाने के लिए करते हैं और सेकुलरिज्म आपको पता ही है कि 42nd अमेंडमेंट के तहत 75 में इंदिरा गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हालाँकि बीजेपी वाले और जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इसको भी कंडेम करते हैं कि हमारे जो संविधान में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, वो ही गलत है। बट हम किसी और वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है, ये बात तो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको थोड़ा-सा प्रीएम्बल के बारे में समझा दिया। देन दूसरा पॉइंट रखते हैं कि भाई रिबन तो मत कटवाओ, एटलीस्ट वो मुस्लिम है उनसे रिबन मत कटवाओ, हल्दी है, कुमकुम है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं दशहरा के अंदर जो हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज़ में होते हैं। और फिर जो रिलीजियस का एक्टिविटीज़ का टास्क है या उसकी जो राइट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 25 से 30 के बीच में। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला है कि ये स्टेट का इवेंट है, दिस इज़ नॉट द इवेंट कंडक्ट बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। स्टेट के थ्रू ये कंडक्ट कराया गया, तो आप इसके बेस पे ये नहीं कह सकते कि स्टेट करा रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम है फिर डालो, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो सेकुलर स्टेट का है, नॉट द रिलीजियस स्टेट।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने और आगे बढ़ करके इनको बोला कि आपने जो संविधान है उसका प्रीएम्बल तो पढ़ा ही होगा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं इन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर पूछा इनसे। तो प्रीएम्बल में आपने फ्रेटर्निटी पढ़ा होगा ना, फ्रेटर्निटी पहले दिया हुआ है और यूनिटी बाद में दिया हुआ है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो अगर आप भाईचारे को ही प्रमोट नहीं करते हो तो फिर यूनिटी कैसे आएगी? जो डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, वो कहाँ से आएगी? तो आप तो फर्स्ट स्टेप को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम अलग अलग लोगों को मिला करके कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट इज द फ्रेटर्निटी। भाईचारे का मतलब यही तो होता है। तो आप पहले तो प्रीएम्बल जाकर पढ़ लो सही से और समझ लो उसको जाकर के। देन आर्टिकल 25 का जो आप रोना रो रहे हो कि आर्टिकल 25 जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है, वो हमें अथॉरिटी देता है, हमें अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दैट ऑल गोज इनटू द पर्सनल इवेंट। तो हमने पहले ही बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये सारे पर्सनल अफेयर के मामले हैं। स्टेट अगर कोई प्रोग्राम करा रहा है तो आप वहां पर जाके नहीं कह सकते कि ये हिंदू प्रोग्राम है या मुस्लिम प्रोग्राम है, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम को कैसे आपने इन्वाइट कर दिया, क्रॉस रिलीजन कैसे इन्वाइट कर दिया, दिस इज नॉट द राइट वे। और ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इसको खारिज कर दिया, तखलिया कर दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, और जो हमारी बानो मुश्ताक जी हैं उनको इस प्रोग्राम में अटेंड करने, चीफ गेस्ट होने के लिए अलाउ कर दिया। सो दिस वाज द होल थिंग कि कैसे एक ठीक ठाक इवेंट था जिसमें आप उसे प्रमोट कर सकते थे। आप किसी रिलीजियस एंटिटी को या रिलीजियस पर्सपेक्टिव को छोड़कर एक ऐसे इंसान को प्रमोट कर सकते थे जो वाकई में एक सेम जेंडर डिस्पैरिटी से निकला है। बानो मुश्ताक की खुद की भी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है, उन्होंने अपने बारे में जिक्र किया है। और जो किताब है उनकी हार्ट लैम्प, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज, जो लोकल स्टोरीज है उनका जिक्र किया है, कैसे स्पेसिफिकली मुस्लिम समुदाय के अंदर फीमेल्स की कंडीशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर उन्हें सप्रेस किया जा रहा है। तो आप एक जो जेंडर एंगल है, आप जो ह्यूमैनिटी का एंगल है उसे ना देखते हुए आप उसे रिलीजियस के या धर्म के चश्मे से देख रहे हो। और प्रियम्बल के बारे में भी बोल दिया, भैया जो सोर्स ऑफ प्रियम्बल है ना, वो पीपल ऑफ इंडिया से आता है। आप जब भी प्रेमबिल पे जाओगे सबसे पहली लाइन हम भारत के लोग, या इंग्लिश में पढ़ोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। और जहाँ पर हमारे संविधान के अंदर ये दिया जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो सोवरन है, सेकुलर है, सोशल है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन ही है। तो आप पहले से समझ लो ये जो सारी चीज़ें हैं ये खाली लिखने के लिए नहीं है, ये सही खर्च नहीं की गई है, ये एक्चुअल में ग्राउंड पे दिखना चाहिए। और जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सिक्योर होगा ऑल सिटीजन के लिए। और जस्टिस की जो बात करी गई है वो 3 तरीके का जस्टिस है भाई, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो 3 जस्टिस की बात संविधान का प्रीएम्बल करता है। तो आप इसमें कौन से जस्टिस के खिलाफ जा रहे हो? भाई जब 3 जस्टिस ऑलरेडी संविधान में बोल दिए कि सोशल होगा, सामाजिक तौर पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, पैसे के मामले में और राजनीतिक मामले में। फिर लिबर्टी की बात भी करेगी। लिबर्टी कितने टाइप की होगी? 5 टाइप की होगी। थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी, वर्शिप की लिबर्टी। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हैं। तो अगर वो उन्हें बुला रहे हैं तो आप उसमें कैसे इंटरवीन कर सकते हो? इक्वलिटी भी 2 तरीके की है भाई, स्टेटस और अपॉर्च्युनिटी की। तो आप किसी की कोई जॉब है उसको नहीं छीन सकते इस बेस पे कि भाई वो दूसरे धर्म का है या दूसरे ग्रुप से आता है या दूसरे इलाके से आता है। हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कोड़ा चलाया था कि आप कैसे कह सकते हो कि लोकल को हम 75% रिजर्वेशन देंगे, जबकि संविधान तो कहता है स्टेटस और अपॉर्च्युनिटी की बराबरी है। तो कश्मीर में रहने वाला, उत्तर प्रदेश में रहने वाला हरियाणा में कैसे नहीं कोई रोजगार पा सकता? आप इस पूरे ही प्रेमबिल को ही खत्म कर देना चाहते हो। फिर फ्रेटर्निटी, भाईचारा तो इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेटर्निटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल कैसे आएगी जब आप एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते? हाउ यू कैन प्रोटेक्ट और हाउ यू कैन प्रमोट द फ्रेटर्निटी? तो ये सारी चीज़ों को शायद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इन्हें प्रीएम्बल रिवीजन या रिवाइज कराया है। तो दिस वाज द होल न्यूज़ के किस तरीके से जो बानो मुश्ताक हैं उनके खिलाफ इस टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ रिलीजियस एंगल के नाम पर। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। हमारे देश में शिक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बातें और नारे तो बहुत होते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना है। दरअसल भेदभाव ना हो इसके लिए नारे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करो, देखो और समझो कि एक्चुअल में गैप कहाँ आ रहा है। एक डिटेल रिपोर्ट द हिंदू ने पब्लिश की है जिसमें उनका कहना ये है कि नॉट इवन अक्रॉस रिलीजन, केवल धर्म के नाम पर नहीं, नॉट इवन द नॉर्थ एंड साउथ जो रीजन है उसके नाम पर, बल्कि जेंडर के नाम पर भी हमारे यहाँ हमारे जो लोग हैं कैसे भेदभाव कर रहे हैं। अगर डिटेल देखें तो हमारे देश में लगभग 14 लाख के समथिंग स्कूल हैं, 14.71 मतलब 15 लाख अराउंड मान लेते हो, जिसमें 10 लाख के समथिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और बाकी प्राइवेट हो गए, तो आप देख लो 4 लाख हैं। बट क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो प्राइम लोकेशंस पर होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हमेशा जो बड़ी-बड़ी कॉलोनीज़ हैं, शहर हैं, वहाँ पर होते हैं, और गाँव के छोटे-छोटे स्कूल जिन्हें आज सरकार मर्ज करना चाहती है, वो इसलिए नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल में जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा हैं। और जो लोग हैं भी गवर्नमेंट स्कूल में वो 55% से 60% लोग वो हैं जो गरीब हैं, आदिवासी हैं या गाँव से आते हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहना कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ज़्यादा है, इसका मतलब लोग भी ज़्यादा हैं या क्वालिटी लोग हैं। नो, 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 ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं है। और 1 करोड़ के समथिंग टीचर्स हैं। ये सारा यूडाइस प्लस का डेटा है जो इसमें पब्लिश किया गया। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये मैंने पुरानी वीडियो में बोला था कि अगर ये मर्जर होगा तो इससे जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल की डिस्टेंस दूर पड़ेगी ही पड़ेगी, बल्कि जो प्राइवेट लोग हैं उन्हें स्पेस मिलेगा, जो इस रिपोर्ट में भी दिखाता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें 55% विलेज के लोग या गरीब लोग जाते हैं। तो ये 55% गरीब लोग जाते हैं और ये बड़े होकर जैसे ही आप जाओगे हायर एजुकेशन में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आईआईटी है, एनआईटी है, एम्स है, इसके बच्चे दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुनिया भर में नाम कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो बच्चे 55% जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जो फाउंडेशन लेवल पर हैं, प्राइमरी स्कूल्स में हैं, सेकेंडरी स्कूल्स में हैं, ये आईआईटी नहीं जा रहे हैं, ये आईआईएम नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये आईआईटी जाते होते तो इसी के अपोजिट में एसर की रिपोर्ट है। एसर की रिपोर्ट बताती है कि 7वीं क्लास के बच्चों को तीसरी क्लास का मैथ करना नहीं आता, 7वीं क्लास के बच्चों को तीसरी क्लास की इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। तो आपको लगता है अचानक कि 12वीं में जाकर के आईआईटी क्रैक करेंगे? ये वो बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं और वहाँ से अपना फाउंडेशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद आईआईटी को क्रैक करते हैं, और आपको लगता है कि जो 55-60% गरीब बच्चे ये जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं। ये रिपोर्ट अपने आप में क्लियर करती है। फिर स्टेट वाइज जेंडर का, ये तो हमने खाली रीजन की बात करी है, जेंडर का अगर देखोगे तो फीमेल और मेल के बीच में भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मतलब फैमिली के अंदर ये देखा जाता है कि पहले हम मेल बच्चे पे ज़्यादा पैसे खर्च करें, क्योंकि मेल जो है वो एसेट है और फीमेल है वो लाइबिलिटी है। तो स्पेंडिंग और एजुकेशन की अगर बात करो, लगातार डिक्लाइन हो रहा है, टोटल तो डिक्लाइन हो रहा है एजुकेशन पे, लेकिन फीमेल में और डिक्लाइन हो रहा है। और ये हर जगह वेरी करता है, स्टेट वाइज, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज, और सिटी और गांव के लेवल पर भी ये डिफरेंट करता है। और फैमिली वाइज, कुछ फैमिली ज़्यादा प्रमोट करती हैं एजुकेशन को, कुछ फैमिली नहीं करती हैं। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जेंडर गैप, ये बोलती है कि भाई जो प्रमोट है प्राइवेट स्कूल्स का, वो लगातार प्रमोशन बढ़ रहा है। 18% से ज़्यादा जो जीएसटी लग गई है उसके बाद भी प्रमोशन प्राइवेट स्कूल्स का बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है सरकार के तंत्र से, सरकारी सिस्टम से, कि सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें ना ही क्वालिटी एजुकेशन, ना ही क्वालिटी टीचर है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग या बच्चे अपने स्कूल के अंदर भी मर सकते हैं लिंटर गिरने से, दीवार गिरने से और दूसरी फैसिलिटीज के ना होने से। तो मैक्सिमम जो सिटीज़ हैं उसके अंदर प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। तो और जो भारत की 60+% आबादी है वो गांव में रहती है, तो इसका मतलब है जो प्राइवेट एक्सेस है एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन का, वो 60-70% लोगों से वैसे ही छिन जाएगा, क्योंकि वो रह ही नहीं रहे वहाँ पर जहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो जो राइजिंग इनरोलमेंट है ड्यू टू द मिड डे मील या एजुकेशन, तो लोगों को ये बताया गया कि भाई अब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें लगातार इनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। सो राइटर यहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो इनरोलमेंट बढ़ रहा है, बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं, दे आर कमिंग ड्यू टू द एजुकेशन, या फिर आप जो खाना खिला रहे हो, आप जो दूसरे कपड़े दे रहे हो या किताबें दे रहे हो, उसके चक्कर में आ रहे हैं। इस पे कोई बात नहीं करता। लेकिन इस पे बात अगर कोई नहीं भी करता, एसर की रिपोर्ट मैंने पहले बता दी कि एसर ने लगातार जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें रिपोर्ट दी है कि भाई किस तरीके से बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। आप मिड डे मील के नाम पर बच्चों को ले आओ, एनरोलमेंट बढ़ा दो, लेकिन उसके नाम पर आप बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नहीं बढ़ा रहे हो। फिर एनएसएस का जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है वो भी बताता है कि लगातार गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो गिरती जा रही है, नॉट इवन गिरती जा रही है, बल्कि उसके ऊपर स्पेंडिंग भी कम होती जा रही है। और 18% ज़्यादा पैसे किस पे खर्च करे जा रहे हैं? मेल पे। तो अगर फैमिली के अंदर मेल और फीमेल 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स का ज़्यादातर ध्यान ये है कि ज़्यादातर पैसा जो है वो मेल कैंडिडेट पे, मेल बच्चे पे खर्च करा जाए। और ये जब आप जाओगे दोनों में, अर्बन में भी, रूरल में भी, ऐसा नहीं है शहरों में हो रहा है या गाँवों में हो रहा है, दोनों जगह ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अगर आप मर्जर कर दोगे, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स मर्ज इसलिए करे जा रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ। मर्जर कर दोगे तो 4 किलोमीटर एवरेज जो लेंथ है, डिस्टेंस है स्कूल का, वो 15 किलोमीटर तो हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर एक फीमेल को या एक बच्चे को प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल पर कौन माँ-बाप भेजने की ज़रूरत करेंगे? और ना केवल ज़रूरत करेंगे, बल्कि जो हमारे देश की कंडीशन है, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बताऊँ, तो महिलाओं में अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा कि माँ-बाप जो हैं वो फीमेल को पढ़ाना नहीं चाहते, माँ-बाप जो हैं वो एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझते। नहीं, नहीं, आप खुद भी अगर माँ-बाप हो गए, अपनी बच्ची को 18 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर भेजोगे पढ़ने, जिस देश में हर घंटे, हर दूसरे घंटे फीमेल के साथ रेप हो रहे हैं, बदतमीज़ी हो रही है। तो ये रिपोर्ट ये भी बताती है। फिर जो जेंडर गैप है मेल और फीमेल के अंदर, ये हँसी की बात भी होगी और आपको हैरत होगी, ये दिल्ली में जो कैपिटल ऑफ द इंडिया है, वहाँ देखने को ज़्यादा मिल रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन सब जगहों पर सबसे ज़्यादा जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। अपोजिट में जो साउथ को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर इसके बीच में इक्वालिटी मिल रही है कि अगर 100 फीमेल हैं तो 100 मेल हैं, और अगर 100 फीमेल पर ₹100 खर्च हो रहे हैं तो मेल पर भी ₹100 ही खर्च किए जाते हैं। इवन तो कुछ रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि वहाँ पर फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं।
अब जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला जाता है कि भाई वो दूर की स्टेट्स हैं, वो मेन लैंड ऑफ इंडिया से कटी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बल्कि केरला और तमिलनाडु से ज़्यादा। वहाँ पर फीमेल की जो लिटरेसी रेट है और जो एक्सपेंड है फीमेल की जो एजुकेशन पे, वो मेल से ज़्यादा करा जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट को इस बारे में तो क्लैप अप कर सकते हो। तो बॉयज़ ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट में मिलेंगे और फीमेल जो हैं, जो गर्ल्स हैं, वो प्राइवेट में मिलेंगी। और हिमाचल प्रदेश इसमें सबसे एक्सट्रीम नंबर पर है, क्योंकि मिड इंडिया का एक स्टेट है, जहाँ पर अगर फीमेल की पढ़ाई पर 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं मेल की पढ़ाई पर, तो फीमेल की 1500 खर्च कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की कंडीशन है। तो दिस इज़ द होल थिंग कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर नॉट इवन रीजन, रिलीजन, कास्ट, बल्कि जेंडर के नाम पर, और जेंडर नहीं, अपने ही बच्चों के नाम पर मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।